ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और देखिए, लेखक के अपने विचार रहते हैं किसी टॉपिक पर, और यहाँ से विश्लेषण करने की क्षमता भी आप लोगों को मिलती है और आप लोग सोच समझ पाते हैं किसी टॉपिक पर। आप लोग अपने विचार भी लिखा करिएगा नीचे। पक्षपाती अल्पसंख्यकवाद के दुष्परिणाम, इस तरह के एडिटोरियल जितने मिला करें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा। देश में रह रहकर ऐसे प्रसंग घटते रहते हैं जो हिंदू मुस्लिम संबंधों पर विचार करने को बाध्य करते हैं। जैसे हाल में कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था ना। हिंदू मुस्लिम संबंधों के प्रति स्वतंत्र भारत की नीति किस तरह दोहरापन लिए रही, इसका ही उदाहरण है कि कांवड़ यात्रियों की भोजन भावना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारे न्यायालय अन्य समुदाय के लिए हलाल भोजन शर्तों को उचित समझते हैं, बल्कि दूसरों पर थोपने की भी अनदेखी होती है। पर वही न्यायालय हिंदुओं के सात्विक भोजन आग्रह पर नजर टेढ़ी करते हैं। यह केवल आप देखते हैं कि भोजन की बात नहीं है। दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा जैसे त्योहारों से लेकर अमरनाथ यात्रा और सबरीमाला जैसे मंदिरों की रीतियों पर भी कभी पर्यावरण तो कभी जीव रक्षा या फिर स्वास्थ्य के नाम पर न्यायिक डंडा चलता रहता है। जबकि उन्हीं तर्कों से इस्लामी रिवाजों पर प्रश्न नहीं उठता। एक न्यायाधीश ने जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने की ऊंचाई पर प्रतिबंध के मामले में कटाक्ष करते हुए कहा था कि क्या कृष्ण भी ऐसा सर्कस करते थे। किसी आप देखते हैं कि देखेंगे आप लोग किसी गैर हिंदू रीतियों पर वह कुछ नहीं कहते, चाहे मानवीय संवेदनाओं से भी कितना भी अनुचित क्यों ना लगे। यह दोहरा व्यवहार राजतंत्र के तीनों अंगों और मीडिया एवं अकादमिकों के बड़े हिस्से में भी है। निर्मल वर्मा के शब्दों में ऐसा रवैया चुनी हुई चुप्पी और चुना हुआ शोर है। स्वतंत्र भारत की लज्जाजनक विशेषता बन चुकी है। ऐसा ब्रिटिश राज में भी नहीं था। कुरीतियों पर विराम के मामले में ब्रिटिश शासक सांप्रदायिक भेंट नहीं करते थे। यदि अंग्रेजों ने बंगाल में सती पिता को खत्म किया तो शरीयत के अनेक कायदों को भी बंद किया था। उन्होंने मिशनरियों को भी सख्ती से नियंत्रण में रखा था। लगभग पूरे ब्रिटिश काल में नागरिक कानून हिंदुओं मुस्लिमों पर एक जैसे रहे थे। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिद्वंदिता की भूमिका थी। जब अंग्रेजों का जाना दिखने लगा। और आप देखिए, ब्रिटिश राज्य में पंथ और संस्कृति के क्षेत्र में कोई शासकीय दखल नहीं था। सभी समुदाय अपनी रुचि की शिक्षा लेने, संस्थान बनाने, रीति रिवाज और त्योहार आदि अपनी परंपरा से मनाने के लिए मुक्त थे। और स्वतंत्र भारत के संविधान ने ही दो प्रकार के नागरिक बनाए, अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को दोहरे अधिकार मिल गए, एक नागरिक के रूप में, दूसरे अल्पसंख्यक के रूप में। जबकि हिंदुओं को मात्र नागरिक के रूप में अधिकार मिले। हिंदू के रूप में उसे संविधान में कोई भी अधिकार नहीं देता है। और इस प्रकार जहां आप देखें मुस्लिमों और ईसाइयों को नागरिक के रूप में वे सभी अधिकार हासिल हैं जो हिंदुओं को भी हैं, वहीं उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में अतिरिक्त विशिष्ट अधिकार मिल गए जो हिंदुओं को नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 31 तक यही व्यवस्था है। यह आज इतना विकृत रूप ले चुका है कि जिसकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की थी। पर उन्होंने ही संविधान में ऐसे प्रावधान बनाए जो अनजाने ही हिंदुओं को हीन बना देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) में रिलीजन का वही अर्थ लेता है जो ईसाइयत और इस्लाम की मान्यताओं के अनुरूप है। रिलीजन और धर्म समानार्थी नहीं है, यह संविधान निर्माता भी जानते थे। इसलिए बाद में जोड़े गए सेकुलरिज्म को भी हिंदी में आधिकारिक रूप से पंथ निरपेक्षता कहा गया, न कि धर्म निरपेक्षता। हिंदू परंपरा में धर्म पर चलना और उसकी रक्षा करना रहा है, और उसे कोई फेथ मानना, दूसरों से एन कैन वही मानवता सबकी अपने घेरे में लाना, यह सब हिंदू धर्म के लिए विजातीय है। लेकिन संविधान में हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया है, और इस अनुच्छेद के अनुरूप अपना रिलीजन फैलाना मिशनरियों तबलीगियों का तो मौलिक अधिकार है, किंतु हिंदुओं को संगठित मतांतरणकारियों से भी अपने लोगों को बचाने का अधिकार नहीं है। और ऐसे प्रयासों को अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का हनन बताया जाता है, क्योंकि संविधान केवल पश्चिमी अर्थ वाले रिलीजन का नोटिस लेता है। भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध धारणा धर्म उससे नदारद है, और रिलीजन को सारा स्थान देकर धर्म का विलोप कर दिया गया। और संविधान सभा में आचार्य रघुवीर ने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन धर्म को संविधान में स्थान नहीं मिला। आज हिंदुओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 26(b) की कोई परवाह नहीं की जाती।
चर्च और मस्जिदें तो केवल उनके अनुयायियों की ही इच्छा से चलती हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपना सेकुलरवाद थोपते हुए पाबंदियां ठोकते रहते हैं। और यह अनुच्छेद 26 बी की भावना के विरुद्ध है। शिक्षा, प्रशासन, विवाह, पारिवारिक कानून आदि विषयों में राज्य तंत्र के तीनों अंग इस्लामी दावों को तो मंजूर करते हैं, लेकिन हिंदू परंपराओं, रीति रिवाजों पर आधुनिक बौद्धिकता की कुल्हाड़ी चलाते हैं। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप अक्सर देश में असंतोष और राजनीतिक उथल पुथल होती है। पर हमारे शासक और बौद्धिक और न्यायिक वर्गों ने उससे कुछ ना सीखा। वे अपना पक्षपाती अल्पसंख्यकवाद और एक तरफा सेकुलरवाद यथावत चला रहे हैं। इस दोहरेपन से हिंदू मुस्लिम संबंधों में जो ईर्ष्या, संदेह और दुराव बढ़ता है, उससे उन्हें कोई परवाह नहीं है। विभिन्न दल और देशी विदेशी वर्ग इस असहज स्थिति का अपने अपने स्वार्थ साधने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा दुखद पक्ष संसद है, जिसमें इससे ऐसे मुद्दे घटनाओं पर निष्पक्ष विचार नहीं होता है और सब कुछ पार्टीबाजी की भेंट चढ़ जाता है। चाहे किसी क्षेत्र से पूरी हिंदू आबादी को आतंकित, अपमानित कर भगा दिया गया हो, या फिर आप देखिए उस पर राज्य तंत्र के तीनों अंगों में जिम्मेदारी का अभाव रहा है। वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते कतराते बचते हैं, अथवा ऐसे पक्षपाती फैसले करते हैं जिसमें उन्हें स्वयं को कोई चोट झेलने का खतरा कम रहे। ऐसा विकृत सेकुलरिज्म या चापलूस अल्पसंख्यकवाद ब्रिटिश राज में नहीं था। फलतः तब हिंदू मुस्लिम संबंध अधिक सहज थे और प्रेमचंद की कहानियों में भी इसकी झलक दिखती है। चूंकि स्वतंत्र भारत में सामुदायिक भेदभाव की राजनीति बनती बढ़ती गई, इसलिए सांप्रदायिक ईर्ष्या द्वेष को ईंधन मिलता रहा। लेखक, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर, वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है शंकर सरन के द्वारा ये लिखा गया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? आप लोग लिखा करिएगा, बोला करिएगा कुछ, ठीक है। क्वाड को लेकर बढ़ती अनिश्चितता। ये आप देखते क्वाड देखते हैं ना, एक संगठन आप लोग देखते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते दिनों क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए टोक्यो गए थे और टोक्यो जापान की राजधानी। इससे पूर्व इस समूह की बैठक 10 महीने पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। भू राजनीतिक परिदृश्य पर हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में टोक्यो में हुई बैठक खासी महत्वपूर्ण थी, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर, जहां चीन, फिलीपींस जैसे देश को दक्षिण चीन सागर में दबाने और ताइवान की स्वायत्तता पर निरंतर आघात करने की धमकी देता आ रहा है। ऐसा माहौल विश्व की 4 बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना काफी मायने रखता है। और क्वाड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बहाली के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों का सामना करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसके साथ ही क्वाड का उद्देश्य भरोसेमंद और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत पर ध्यान देना भी है, ताकि संकट के समय एक साझा समाधान निकाला जा सके। आज के विश्व में समुद्री मार्ग, विश्व व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामरिक बढ़त और दुर्लभ खनिजों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि चीन ऐसे तमाम क्षेत्र में अपना अधिकार जताता रहा है और इसलिए क्वाड सदस्य देशों का एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। खास बात यह है कि ये चारों देश एक लोकतांत्रिक सूत्र में बंधे हैं और विश्व शांति पर समान विचारधारा रखते हैं। और आप देखिए वे साथ मिलकर चीन की विघटनकारी, आक्रामक और विस्तारवादी शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अपनी प्रकृति एवं स्वरूप में क्वाड बुनियादी रूप से एक सामरिक मोर्चा न होकर आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन का एक मंच है। लेकिन चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने का यह अप्रत्यक्ष प्रयास बीजिंग को रास नहीं आता और अपने बयानों में चीन का नाम ना लेना क्वाड का एक रणनीतिक निर्णय जरूर माना जा सकता है। लेकिन चीन को इसकी उपस्थिति का अखरना यही दर्शाता है कि उसे अपनी विघटनकारी और आक्रामक नीतियों का एहसास है। टोक्यो में क्वाड की बैठक के दौरान जयशंकर का कहना था कि यह कोई बातचीत की दुकान नहीं है, बल्कि एक मंच है जो व्यवहारिक परिणाम उत्पन्न करता है। उनका बयान न केवल क्वाड की एक समूह के रूप में मजबूती, बल्कि चारों सदस्य देशों जिसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान का चीन की नीतियों के खिलाफ साथ खड़ा भी होना दर्शाता है। पिछले 7 वर्षों में क्वाड एक मजबूत पहल के तौर पर उभरा है, ऐसे मुद्दों पर साथ आया है जो भविष्य में चिंता का सबब बन सकते हैं। टोक्यो की बैठक का एक खास मुद्दा समुद्र के नीचे बिछे डिजिटल संचार केबलों से संबंधित रहा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई कि चीन इन केबलों में सेंध लगाकर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत डाटा से लेकर बौद्धिक संपदा और गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी चुरा सकता है। विश्व के करीब 95% डाटा की आवाजाही इन्हीं केबलों के माध्यम से होती है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर भविष्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र
मैं किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति बनी तो चीन इन केबलों को काटकर संचार बाधित करने का भी प्रयास कर सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देश आपसी सहयोग के साथ ऐसी समस्याओं का समाधान निकाले और तमाम स्तरों पर बात आगे बढ़ने के बावजूद इस वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कुछ स्पष्ट रणनीतियों के अभाव में क्वाड अनिश्चितता की ओर बढ़ा है। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आखिरी बैठक जापान के हिरोशिमा शहर में मई 2023 में हुई थी। आगामी बैठक का इस वर्ष जनवरी में होना तय था, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन की अनुपलब्धता के चलते यह नहीं हो पाई। हालांकि आप देखिए, अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने हाल ही में कुछ हुई प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति बाइडेन की क्वाड नेताओं की बैठक की प्रतिबद्धता की बात तो कही, लेकिन कोई निश्चित तारीख भी नहीं बताई। राष्ट्रपति बाइडेन के स्वास्थ्य और अमेरिका में हो रहे चुनाव को देखते हुए इस वर्ष भी बैठक मुश्किल दिखती है। इस बीच अच्छी बात यह है कि समूह की अन्य बैठकों से निरंतरता बनी हुई है, लेकिन शीर्ष नेताओं का मिलना इस समूह की प्रतिबद्धताओं को और मजबूत प्रदान करेगा। और क्वाड का भविष्य बड़ी हद तक अमेरिकी चुनाव परिणाम पर भी निर्भर करेगा। यदि अमेरिका सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो संभव है कि अमेरिका इससे कुछ पीछे हटे, क्योंकि ट्रंप बहुपक्षीय सक्रियता में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते और अक्सर उन्होंने ऐसे मंचों को लेकर नकारात्मक टीका टिप्पणियां ही की हैं। ट्रंप का अमेरिका प्रथम का नारा अमेरिका को हर क्षेत्र में पहले रखना चाहेगा और ऐसे में हो सकता है कि क्वाड देशों के साथ सामूहिक बराबरी ट्रंप की रणनीतिक प्राथमिकता न रहे। ऐसे में क्वाड के भविष्य पर सवालिया निशान लग सकता है। यदि इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भारत के पास एक सुनहरा अवसर होगा कि वह क्वाड समूह का नेतृत्व करे और नई ऊर्जा के संचार के साथ क्षेत्रीय पटल पर अपनी प्रतिबद्धताओं की मुखरता से पैरवी करे। लेखक एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट दिल्ली में सहायक निदेशक हैं, इनका नाम है ऋषि गुप्ता। इनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल। देखिए, हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखिए भारत है, ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अमेरिका। आप लोगों ये ऊर्जा प्रत्यंचा, किसी भी धनुर्धर के लिए धनुष की प्रत्यंचा लक्ष्य संधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्यंचा चढ़ाने के कौशल से ही उसका तीर सटीक निशाने पर लगता है। प्रत्यंचा का यह सामान्य सिद्धांत जीवन में भी उसी प्रकार से लागू होता है जैसे धनुष की प्रत्यंचा तीर को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही जीवन में हमारे लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन के लक्ष्य को हम अनुशासन की प्रत्यंचा से ही साध सकते हैं। आज आप देखिए, आज के वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन रूपी धनुष की प्रत्यंचा कसना ही भूल चुका है। आज अगर हमारे जीवन का तीर लक्ष्य से चूकता है तो हम या तो तीर धनुष को कोसने लगते हैं या फिर भाग्य को, जबकि ना तो इसमें तीर धनुष की गलती होती है ना ही भाग्य की। लक्ष्य से चूकने का कारण यह होता है कि हमने अपने जीवन रूपी धनुष की प्रत्यंचा को ही ढीला छोड़ दिया होता है, यानी हम अनुशासित और अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ नहीं होते हैं। यही कारण होता है कि ना तो हमारा तीर उस तेजी से इच्छित दूरी को तय कर पाता है, ना ही लक्ष्य को छू पाता है। और आप देखिए, अंत में हम हार मान लेते हैं और अपनी असफलता का सारा दोष किसी बिंदु या फिर परिस्थिति पर मढ़ देते हैं ताकि हमारे पास असफलता का एक जवाब हो, और हम दूसरे पर डालने लगते हैं गलतियां, अपनी असफलता की किसी और को वजह बताने लगते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि बिना आप टाइम गवाए अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया करिए, उसमें सुधार कर लिया करिएगा। और अपनी गलती स्वीकारना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। वस्तुतः कोई भी लक्ष्य भेदन एक तपस्या है। धनुष की प्रत्यंचा उस तपस्या का केंद्र है और जिससे लक्ष्य की परिधि के किसी भी बिंदु को छुआ जा सकता है। लक्ष्य भेदन की कामना रखने वाले मनुष्य को एक संकल्प लेकर अनुशासन रूपी डोर को अपने जीवन रूपी धनुष के दोनों सिरों में बांधने की आवश्यकता होती। तत्पश्चात उसे एक कुशल धनुर्धर की भांति बार बार तीर चलाने का निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। और आजकल ये तो आप लोग भी देखते होंगे, परिवारों में देखते होंगे, रिश्तों में देखते होंगे कि कोई झूठ बोलता है, कोई चालाकी दिखाता है, उसकी चालाकी झूठ पकड़ा जाता है और वो अपना झूठ या चालाकी की गलती नहीं मानता है, स्वीकारता नहीं है, वो रिश्ता ही खत्म कर देता है। ऐसे लोगों को मैं बड़ा कमजोर समझता हूँ जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें और दो शब्द बोल लें, सॉरी यार गलती हो गई थी मुझसे, तो कितनी अच्छी बात रहती है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि अगर गलतियां कोई 1000 करे तो उसे माफ कर दीजिएगा, लेकिन कोई अगर चालाकी दिखाता है ना तो वो माफी के लायक नहीं होता है, क्योंकि उसकी वो एक बार चालाकी आ गई तो वो जिंदगी भर चालाकी दिखाता रहेगा। एनटीए के कार्यप्रणाली देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, जो परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए 2017 में स्थापना हुई थी, उसी की बात हो रही है और इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा नीट के मामले में अपने विस्तृत निर्णय में इस परीक्षा के साथ अन्य अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए को कई दिशा निर्देश देते हुए उसे अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की जो नसीहत दी है उस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठने के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंची है। यह ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट में गड़बड़ियों के चलते उसे दोबारा कराए जाने की मांग इस आधार पर ठुकरा दी है कि परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी केवल पटना और हजारीबाग में हुई थी और उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एनटीए की साख को चोट ना पहुंची हो और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि नीट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सरकार ने एनटीए प्रमुख को हटा दिया था और इस संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक समिति गठित कर दी, क्योंकि यह सब बहुत पहले होना चाहिए था। ध्यान रहे कि यह पहली बार नहीं है जब एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब नीट का मामला चर्चा में था तभी एनटीए को कम से कम 3 परीक्षाओं को इस अंदेशे के चलते टालना पड़ा था कि कहीं उनके प्रश्न पत्र लीक ना हो जाएं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए गठित समिति का विस्तार किया है। आशा की जाती है कि एनटीए इस समिति के सुझाव पर अमल करके परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने में समर्थ होगी। यह तभी संभव हो पाएगा जब वह अपनी कमियों को दूर करने के लिए कमर कसेगी। इस एजेंसी की ओर से कराई जाने वाली परीक्षाओं में उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाना होगा और परीक्षाएं कंप्यूटर से ही करानी होगी, लेकिन ऐसा करते समय इसके प्रति सतर्क रहना होगा और उसके तकनीकी तंत्र में सेंध ना लगने पाए। इसके अतिरिक्त उसे प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार करने होंगे ताकि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे देश भर की परीक्षाएं प्रभावित ना हो पाए। समझना कठिन है कि सूचना तकनीक में उन्नत समझा जाने वाला देश अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में उसका सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है। वास्तव में आप देखिए, एनटीए को अपनी कार्यप्रणाली सुधार कर परीक्षा का आयोजन इस तरह करना होगा जिससे वह प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली अन्य संस्थाओं के साथ समक्ष उदाहरण पेश कर सके और वे उससे कुछ सीख सकें। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इनमें कई परीक्षाएं राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा कराई गई थी। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों छात्र प्रभावित हुए और उनके समय के साथ संसाधन की बर्बादी हुई है। उनका सरकारी तंत्र पर भरोसा भी डिगा है, उनका मनोबल भी कमजोर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सावधान रहकर बचाएं जान। अब यह तो कह नहीं सकते कि बिहार में आम लोगों को वज्रपात से बचने के उपाय की जानकारी नहीं है, क्योंकि संचार के प्रयास सभी माध्यम से यह जानकारी लगातार दी जा रही है कि वज्रपात से कैसे बचें। मुख्य सलाह यह है कि ऐसे समय में घर में से बाहर ना निकलें, पेड़ के नीचे या खुली जगह में ना रुकें, किसी छतदार मकान के नीचे शरण लें। इसके अलावा भी बचाव के ढेर सारे उपाय बताए जाते हैं। जरा वज्रपात से होने वाली मौतों पर नजर डालिए। अधिक संख्या में मौतें खेत में काम करने और पेड़ के नीचे खड़े होने के दौरान बिजली गिरने से हो रही हैं। इन दोनों से बचा जा सकता है, इसलिए कि वर्षा के बाद भी खेतों में काम हो सकता है। बादलों की प्रवृत्ति को देखकर घर से बाहर निकला जा सकता है। आजकल मुख्य सड़क के किनारे ढेर सारे पक्के भवनों का निर्माण हो रहा है, उसमें शरण लेकर जान बचाई जा सकती है। चेतावनी के तौर पर जो सलाह दी जाती है उसमें यह भी बताया जाता है कि निर्जन स्थलों पर कैसे वज्रपात से अपनी जान बचाई जा सकती है। कुल मिलाकर आप देखें, सावधान रहकर कम से कम 90% लोग वज्रपात से बच सकते हैं। वज्रपात से होने वाली मौतें आपदा की श्रेणी में घोषित की गई हैं। वज्रपात से मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार मृतक के स्वजन को 4 लाख रुपए मुआवजा देती है। किसी कमाऊ सदस्य के गुजर जाने के एवज में दी गई यह राशि क्षति की भरपाई नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कमाऊ हाथ ही नहीं चला जाता है बल्कि रिश्ते की मौत भी होती है। मरने वाला किसी का भाई, पिता या पति या बेटा भी होता है। इस भावनात्मक क्षति की भरपाई किसी भी रकम से नहीं हो सकती। इसलिए सावधानी ही वज्रपात से बचने का पहला और अंतिम उपाय है। इसलिए जब कभी घर से निकलें, सलाह और बादलों की प्रवृत्ति पर गौर करें। और देखिए, आप लोगों से इस तरह की आप देखिए बिजली गिरने की बात हो रही है तो कोशिश किया करिएगा, अपना ध्यान रखा करिएगा और पेड़ों के नीचे खड़े मत होइए। अक्सर आपने देखा होगा कि पेड़ों पर ही गिरती है। मैं भोपाल में रहता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि कहीं फटाक की आवाज आई, जैसे कहीं कुछ पटाखा फूटा हो तेज। तो मुझे लगा लैपटॉप में कहीं मेरे कंप्यूटर में कहीं कोई हुआ। मैंने देखा नहीं, सामने एक नारियल का पेड़ था, उसमें ऐसी गिरी वो बिजली कि मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा आग हो गया, गीला। उसमें नारियल लगे हुए थे, पूरा जल गया, मतलब फट गया वो। तो मैंने सोचा कि अगर ये किसी इंसान पर गिरेगी तो क्या उसका हाल होगा। आखिर टूटा झूठ का मायाजाल। आखिरकार पूजा खेड़कर ने तो झूठ का मायाजाल फैलाया था, वह टूट गया है। यूपीएससी ने पूजा को हटाते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया। देखिए, यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं मैं।
ये बहुत पुरानी संस्था है, 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद अगर आप लोग देखें 315 से 323 में, तो यूपीएससी के बारे में बात की गई है। अब वह किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकती हैं। इस मामले के उजागर होने से बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल करने वालों की नींद हराम हो गई है। झूठ के घोड़ों पर सवार होकर सरपट भागती विवादास्पद पिसूक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर आखिर जमीन पर आ गई। आप सोचिए अगर इन्होंने थोड़ा सब्र कर लिया होता, और आप देखते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी कह लीजिए आप लोग ना दिखाई होती महाराष्ट्र में, प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण ले रही थी, तो कभी इनका ये जो माया जाल था, जो भ्रष्टाचार था, कह लीजिए फर्जी जाल था, ये पकड़ा भी नहीं जाता। और आप सोचिए अगर ये फर्जी तरीके से शामिल हो रही हैं, अधिकारी बन रही हैं, तो ये भी 100% मान के चलिए कि ये भी फर्जीवाड़ा ही करेंगी। झूठ के ये आप देखिए। और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बिंदास होकर सरकारी नौकरी करने वाली पूजा खेड़कर के माता पिता भी कोई दूध के धुले नहीं है। उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सोचो यदि पूजा इस तरह की से आगे बढ़ती जाती तो आगे चलकर वह कितना भ्रष्टाचार करती। देश को रसातल में ले जाने में वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। पूजा तो केवल शुरुआत है, उसके जैसे अभी ना जाने कितने इस देश में खोखला करने में लगे हुए हैं। आवश्यक है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके चेहरे को बेनकाब करने की है। और मैं तो जब इस तरह के अधिकारियों को देखता हूँ भ्रष्टाचार में, या आप देखते हैं कि बुरी स्थिति में बुरे कर्म करते हुए, लोगों के साथ बुरा बर्ताव देखते हुए, तो मैं पेपर 4 के बारे में सोचने लगता है कि इन्होंने आखिर कैसे पढ़ाई की हुई है, कैसे इन्होंने पास कर ली, और सब कुछ नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं बची हुई है इनमें, कर्तव्य धर्म अपना कुछ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो पूजा की अति महत्वाकांक्षा ही उसके लिए गले की हड्डी बन गई। इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने अपनी नौकरी के दौरान पहले तो अपने वाहन के लिए विशेष नंबर और लाल बत्ती की मांग की, उसके बाद अपने लिए अलग दफ्तर की फरियाद की, और उसकी इस तरह की हरकतों से लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। सरकार के नियम कायदों को जानते हुए भी उसने ऐसी हरकतें की, इसलिए उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। स्वयं पर लगे आरोपों को देखते हुए उसने अपने अधिकारियों पर भी झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। अपने बचाव में उसने अपने आसपास झूठ का एक माया जाल बना लिया। बाद में वह इसी में उलझती गई। ऊंची सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, यह पूजा के मामले से जाना जा सकता है। यदि सरकार की ओर से इससे सफाई अभियान माना जाए तो ऐसे अभियान लगातार चलते रहने चाहिए। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने पूजा की मदद की है। यूपीएससी को अपनी सब प्रक्रिया मजबूत करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा ना हो। अगर आप देख रहे हैं ना, ईमानदारी से जांचो ना, तो इस तरह के मामले बहुत सारे और पकड़े जाएंगे, ये भी आप लोग जान लीजिए। और कहते हैं ना, झूठ के मायाजाल में जो फंसता है वो एक दिन बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। पूजा अकेली नहीं है, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर न केवल सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं बल्कि सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। समाज के ऐसे दुश्मनों को सामने लाने का काम सरकार का है। आम जनता उसका सहयोग कर सकती है, पर सख्त कदम तो सरकार ही को उठाने होगी। सरकार का यह सफाई अभियान बदस्तूर चलता रहे, यही कामना की जा सकती है। लेकिन चले तब तो याद देखिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको देखना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। ये वायनाड त्रासदी से सबक लेने का समय। देखिए, केरल में वायनाड में जो त्रासदी आई हुई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए, इस तरह की कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन हम लोग सीख नहीं लेते हैं। और जिस समय इस तरह की घटना घटेगी तो हम लोग बड़े बड़े ऐलान कर देंगे, कमेटी बना देंगे, मुआवजे का ऐलान कर देंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे। मालूम नहीं चलेगा कि हम लोगों ने उससे सीख क्या ली है। फिर इस तरह की कोई आपदा आएगी, कोई त्रासदी आएगी, फिर हम लोग बिलबिलाने लगेंगे। सरकार, प्रशासन, पार्टियां, सब। ईश्वर की अपनी भूमि कहलाने वाले केरल में मानसून के बादल सबसे पहले आकर बरसते हैं और यहाँ की उपजाऊ जमीन को नए जीवन से भर देते हैं। पर गत दिनों इन्हीं बादलों से हुई वर्षा ने राज्य के वायनाड जिले में ऐसा कहकर कहर बरपाया कि भूस्खलन में सैकड़ों लोग जिंदा दफन हो गए। सवाल है कि क्या इस त्रासदी को रोका नहीं जा सकता था, खासतौर से यह जानते हुए
कि जिस इलाके में भूस्खलन हुआ वह संवेदनशील माना जाता है। वहां भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर संकेतों की अनदेखी का नतीजा? और जिसने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली और एक सुंदर राज्य की आभा को धूमिल कर दिया। आंकड़ों के अनुसार वायनाड जिले की मुंडकई, चूरलमाला और मलप्पुरम जिले के नीलांबूर वन क्षेत्र में भारी भूस्खलन की 3 घटनाएं हुई। ये भूस्खलन चलियार नदी में आए पानी के तेज बहाव के कारण हुए हैं, जो अपने साथ विशाल का पत्थरों और चट्टानों को लेकर आया था। अब तक नदी के से सटे कई किलोमीटर के इलाके में 200 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं। करीब इतने ही लोग लापता हैं, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हैं। भूस्खलन के बाद 88 राहत शिविरों में 9000 के करीब लोग हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्रासदी कितनी बड़ी है। हालांकि भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की कई घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इस दौरान हुई हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपदा का स्तर वैसा नहीं है जो वायनाड में दिखा है। वायनाड की आपदा ने कुछ चिंताएं प्रकट की हैं और कुछ लापरवाहियों को सामने रखा है। अगर समय रहते उन चेतावनियों और अलर्ट पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आपदा का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा फिलहाल दिख रहा है। सवालों की लंबी सूची है और इसमें सबसे अहम सवाल चेतावनी को अनसुना करने से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि केंद्र स्तर पर अलर्ट केरल को 1 हफ्ते पहले ही दिया जा चुका था और उसके कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद भी कई बार राज्य को चेताया गया, लेकिन केरल सरकार ने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि केरल सरकार ने केंद्र के दावों को गलत बताया, लेकिन तबाही से जुड़ी आशंकाओं के संकेत तो वहां काफी पहले से मिल रहे थे। बारिश से प्रभावित रहने वाले केरल के तमाम पहाड़ी इलाके भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं, यानी वहां बारिश से भूस्खलन के हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर इलाकों में यह सुनिश्चित करने कि कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई, इनमें कोई भी विकास कार्य संवेदनशील ढंग से किया जाए। आज से 6 साल पहले 2018 में और फिर 2019 में केरल के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई थी। इसके बाद भूविज्ञानियों ने अध्ययन कर बताया था कि वायनाड और केरल के पश्चिमी इलाके में मिट्टी की ऊपरी परत के ठीक नीचे भारी पत्थर है। बारिश होने पर मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और चट्टानें पानी के तेज बहाव में साथ बहने लगती हैं। और इन्हीं आशंकाओं के तहत 2014 में वायनाड में मेप्पड़ी पंचायत के इलाकों में 2 समितियों ने प्राकृतिक आपदाओं के नजरिए से संवेदनशील क्षेत्र बताया था। और आप देखें कि सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई करने को भी कहा था। इसी तरह 2010 में केरल समेत समूचे पश्चिमी घाट की प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सुरक्षित करने के उद्देश्य से पर्यावरण मंत्रालय के तहत बनी माधव गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में से 3 संवेदनशील क्षेत्रों में बांटा था और समिति ने पश्चिमी घाट के 60% क्षेत्रों को सर्वाधिक प्राथमिकता वाले इलाके यानी ESA 1 में रखे हुए सिफारिश की थी। और इन क्षेत्रों में आप देखिए किसी भी किस्म की विकास परियोजनाओं को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि ऐसे इलाकों में ना तो खनन, ऊर्जा संयंत्रों का संचालन होना चाहिए और ना ही बांध आदि बनने चाहिए। लगभग ऐसी ही सिफारिशें ES2 वाले क्षेत्रों के लिए भी थी। उल्लेखनीय है कि वायनाड के प्रभावित इलाके इन्हीं दोनों जोन में आते हैं जहां हाल में भूस्खलन की त्रासदी हुई है। दुर्भाग्य से वर्ष 2010 में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सरकारों और उद्योग से जुड़े कुछ लोगों के विरोध के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने गाडगिल समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में जब ऐसी ही आकलन का काम इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बनी समिति ने किया तो उसने भी 2013 में कम से कम 37% इलाकों को ESA के तहत लाने और आप देखेंगे कि उनमें खनन आदि गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और अर्थात आप देखते हैं कि इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ क्योंकि उद्योगों की तरफ से उठने वाले विरोध के आगे राज्य सरकारों ने घुटने टेक दिए और प्रकृति से गंभीर छेड़छाड़ करने वाले विकास कार्य चलने लगे। कह सकते हैं कि केरल की त्रासदी पर्यावरण की साज संभाल करने की बात कहने वाले समितियों की रिपोर्ट और चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा है। पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में अंधाधुंध सड़कें बनेगी, इमारतें खड़ी की जाएंगी, रिजॉर्ट, होम स्टे बनाए जाएंगे, ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और जंगल काटकर फसलें उगाई जाएंगी। तो प्रकृति कुछ इसी तरह बदला लेगी जैसा कि केरल में हुआ है।
हालांकि इसका सबसे खराब पहलू यह है कि बाढ़, भूस्खलन आदि आपदाओं में प्रभावित होने वालों में उनकी संख्या सबसे अधिक है जिनकी पर्यावरण से छेड़छाड़ के मामले में भूमिका नगण्य है, ना के बराबर है। और पर्यटन के अतिरिक्त अतिरेक ने भी बिगाड़ा माहौल। तो जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण जिस प्रकार शहरों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग बाग सुकून पाने के लिए पर्वतीय इलाकों की तरफ भागने लगे हैं। उत्तर भारत में लोग शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर कश्मीर, लाहौल स्पीति तक में डेरा डालते हैं। तो दक्षिण में आप देखिए केरल की खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इन लोगों को ठहरने, खाने पीने की सुविधा देने वाले होम स्टे और रिजॉर्ट की संख्या में हाल के दशकों में कई गुना इजाफा हुआ है। जैसे भूस्खलन प्रभावित वायनाड का मुंडकई 20 साल पहले एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज की तारीख में यह रिजॉर्ट और होम स्टे से घिरा हुआ पहाड़ी कस्बा है। यही हाल केरल के दूसरे इलाकों का है। जाहिर है कि पर्यटकों की बढ़ती आमद का असर इन इलाकों की समूची पारिस्थितिकी तंत्र पर हो रहा है और जिसे समझे बगैर नए नए विकास कार्य हो रहे हैं। उधर उत्तराखंड के चारधाम मार्ग पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निर्माण कार्य तेजी से हुए। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भूस्खलन की कई घटनाओं के पीछे ऐसे ही निर्माण कार्यों की भूमिका होने की बात कही गई थी। और चिंता की बात यह है कि जब कभी भी पर्यावरण और परिस्थिति पर असर डालने वाले कारकों की रोकथाम की बात होती है तो नियम कायदे लागू करने की पहल होती है, तो सबसे पहला विरोध स्थानीय लोग करते हैं। उनका तर्क है कि इससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी। ऐसे में सरकारें संवेदनशील इलाकों में बेहतरीन ढंग से किए जा रहे विकास कार्यों पर रोक लगाने के बजाय खुद ही उनमें शामिल हो जाती है। समझना होगा कि यह प्रवृत्ति पहले तो प्रकृति पर भारी पड़ती है और फिर जब उसका रुद्र रूप सामने आता है तो जन धन की भारी हानि हो जाती है। इससे साबित होता है कि हम असल में अपनी ही करनी का फल भोग रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे इस तरह की कोई त्रासदी आती है, क्या है वो त्रासदी, क्यों आई हुई है, कौन कौन से कारण हैं, सरकार की तरफ से क्या उसमें कमियां रह गई, क्या गलतियां की गई और क्या सरकार की तरफ से पहल किए जा रहे हैं। इस तरह की जो रिपोर्ट आती है उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। यही तो आपको लिखना होता है आंसर राइटिंग में, और क्या लिखना है। जलवायु आपातकाल की चपेट में विश्व। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, इसमें आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। मामला सिर्फ केरल का नहीं है, बल्कि अचानक तेज बारिश, बाढ़, भूस्खलन और तीखी गर्मी वाले मौसम तीव्रों से पूरी दुनिया परेशान है। मौसम की बदलती चाल ऐसी कयामत बरपा रही है कि हर कोई हैरान है। ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी पर कोई मौसमी आपातकाल लग गया। क्लाइमेट इमरजेंसी या जलवायु आपातकाल की बात कोई कपोल कल्पना नहीं है। 5 साल पहले 2019 में विज्ञान के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल बायो साइंस ने भारत समेत दुनिया के 153 देशों के 11,258 विज्ञानियों के बीच एक शोध अध्ययन कराया था और इसमें मौसमी आपातकाल की स्थितियों का वर्णन किया गया था। बताया गया था कि पिछले 40 वर्षों में दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के अबाध उत्सर्जन और आबादी बढ़ने के साथ पृथ्वी के संसाधनों की अतिशय दोहन, जंगलों के कटने की रफ्तार बढ़ने, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और मौसम के पैटर्न में बदलाव का से हालात क्लाइमेट इमरजेंसी वाले हो गए हैं। अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई तो जलवायु आपातकाल में इंसानों तक के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो सकता है। क्लाइमेट इमरजेंसी का सबसे गंभीर पहलू यह है कि मौसम के अतिवाद में इंसानों की भूमिका, लेकिन कोई इंसान, समाज, देश या फिर यह बात दिल से मानने को तैयार नहीं कि उन्हीं की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। बेहिंतरा प्रदूषण फैलाना और दूसरे जीवों की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने विकास के लिए पृथ्वी के संसाधनों का बेतहाशा दोहन करना इंसान ने औद्योगिकरण के बाद सिर्फ यही किया है। प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी चीजें एक समस्या है, पर ये असल में इंसान की उस प्रवृत्ति की देन है जिसमें उसने इस जीवनदायी धरती से सिर्फ लेना सीखा, लौटाना नहीं। यही वजह है कि पृथ्वी की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अगर इंसान ने अपने इस लालच पर अंकुश नहीं लगाया तो प्रकृति का कोप उस पर इसी तरह टूटता रह सकता है जैसे अभी वह टूट रहा है। वो गांधी जी की आप लोगों ने देखा होगा, वो उन्होंने कोट कहे थे ना, कुछ लाइनें कही थी ना, पर्यावरण प्रकृति के पास इतने संसाधन है कि हर किसी की जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन किसी की लालच पूरी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के कोट्स का उपयोग कर लिया करिएगा जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप निबंध लिख रहे होते हैं। थोड़ा मेहनत करिए। आजकल तो आप देखते हैं कि आपको मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाया जाने लगा है। आप लोग आंसर लिखा करिएगा, बताया करिएगा। देखिए, जो काम के आर्टिकल रहते हैं, खबरें रहती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी आपको लगता है कि कोई पढ़नी है तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो जाकर देख लिया करिएगा। क्योंकि राजनीति पर क्या बातें की जाएं,
तो इस तरह से जनसत्ता जे ये आपके दैनिक जागरण के जो संपादकीय पाठ था उसकी कहानी होती है। एक एडिटोरियल मुझे जनसत्ता का बड़ा अच्छा लगता है और आपके एग्जाम के डिमांड के लेवल का ही लिखा जाता है। विकराल होती खाद्य चुनौती। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA, इसके बारे में इस तरह की देखिए जो संस्थाएं हैं UNFPA, तो इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ये जो रिपोर्ट देते हैं उनका उल्लेख आप लोग आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, निबंध में लिख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात हो रही है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और देखिए इस तरह की कई बार तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और जब आप लोग भुखमरी पर कहीं लिख रहे हैं, खाद्यान्न संकट पर लिख रहे हैं, तो इस रिपोर्ट का भी उल्लेख कर सकते हैं। फिलहाल जिस तेजी से विश्व की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विश्व समुदाय के समक्ष पलायन भी एक समस्या के रूप में उभर रही है। और क्योंकि आप देखिए बढ़ती आबादी के चलते लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हैं। आज पूरी दुनिया के लिए बढ़ती आबादी और सिकुड़ते संसाधन गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। यही वजह है कि करीब 8 अरब की आबादी का बोझ ढोती यह पृथ्वी जनसंख्या से पैदा हुई अनेक समस्याओं के निदान की बाट जोह रही है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की हिस्सेदारी 61% है और यही भारत के लिए इस दुनिया की महाशक्ति बनने का सबसे बड़ा बाधा भी है। और फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 18% है और भूभाग के लिहाज से हमारे पास 2.5% जमीन और 4% जल संसाधन है। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास बहुत कम जमीन भी है और जल संसाधन भी है। ऐसे में तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश का सामाजिक आर्थिक समस्याओं की जननी बनकर देश के सामने खतरे की घंटी हो सकती है। और आज जनसंख्या वृद्धि देश की हर समस्या का मूल कारण बनती जा रही है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, अपराध, स्वस्थ पानी की कमी, इन सब के पीछे भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। और इतना ही नहीं, देश में जमीन के कुल 60% हिस्से पर खेती होने के बावजूद करीब 20 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में पेट कैसे भरा जाए, यह भी एक अहम सवाल है। जलवायु परिवर्तन न केवल आजीविका पानी की आपूर्ति मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के सामने भी चुनौती खड़ी हो रही है। दुनिया के अधिकांश देश आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख है। हालांकि यह प्रश्न कोई नया नहीं है, लेकिन इसे एक नए आयाम से देखने की आवश्यकता है। कृषि योग्य भूमि पर भी अतिक्रमण हो रहा है, इसका रकबा घट रहा है, जबकि खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। कृषि भूमि का अन्य उपयोगों के लिए तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किसान कृषि से दूर हो रहे हैं, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कृषि भूमि का ह्रास भारत की सामाजिक आर्थिक ताने बाने को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि इस दौरान सरकार द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने से जुड़ी कुछ सफल कहानियां भी हैं। बावजूद इसकी यह भी एक तथ्य है कि हमारे देश में खेती योग्य भूमि साल दर साल घट रही है। वेस्टलैंड एटलस 2019 के मुताबिक पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में आप देखिए 14,000 हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में आप देखिए 62,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि घटी गई है। वहीं सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे अधिक खतरनाक लग सकता है, जहां हर साल विकास कार्यों के चलते 48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि घट रही है। और आप देखिए अब गौर करने वाली बात है कि 1992 में ग्रामीण परिवारों के पास 11.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी, जो 2013 में घटकर 9.2 करोड़ रह गई। ये आंकड़े भी आप लोग बता दिया करिएगा आंसर राइटिंग में। हेक्टर रहेगी, यानी महज 2 दशक के अंतराल में 2.2 करोड़ हेक्टर भूमि ग्रामीण परिवारों के हाथ से निकल गई। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कहा जा सकता है कि अगले वर्ष तक भारत में खेती का रकबा 8 करोड़ हेक्टर ही रह जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कई योजनाएं बनी हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसके लिए राष्ट्रीय नीति बननी बहुत जरूरी है। बेहताशा बढ़ती जनसंख्या देश के विकास को प्रभावित कर रही है। बड़ी जनसंख्या तक योजनाओं का समान रूप से लाभ वितरण संभव नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दशकों बाद भी उबर नहीं सके। और हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की चपेट में है।
जाहिर है कि अगर आबादी बढ़ती है तो गरीबों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। विश्व भूख सूचकांक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 16.3% आबादी कुपोषित है। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित हैं। भारत में 3.3% बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इस तरह के संस्थानों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद जरूर रखा करिएगा। क्या रखा करिएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो FAO की ताजा रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अनुसार दुनिया भर में आप देखिए 80 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, यानी दुनिया का हर 10वां शख्स भूखा है। इतना ही रिपोर्ट के अनुसार अभी भी दुनिया में 31 करोड़ लोग स्वस्थ आहार की पहुंच से बाहर हैं। साफ है कि दुनिया भर में तमाम कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कोशिशों के बावजूद खाद्य असमानता को कुपोषित को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका। खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण देशों के बीच संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मंदी है। बहरहाल बढ़ती आबादी के कारण ही दुनिया भर में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि ऊर्जा संसाधनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है, जो भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत है। भले हम तेज विकास को लेकर गर्व करते रहें, पर सच यह है कि दुनिया भर में भुखमरी की गंभीर संकट मंडरा रहा है। अर्थशास्त्री अमृत सेन ने कहा कि अकाल और खाद्य समस्याओं का मुख्य कारण सिर्फ खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं है, बल्कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी इसके पीछे मूल कारण है। वहीं एक आकलन के अनुसार पूरी दुनिया में 30% अनाज बर्बाद हो जाता है। किसान भी आबादी के अनुपात में अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण है। खैर, समय बदल रहा है, स्थिति भी। ऐसे में दुनिया की बड़ी आबादी को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है, और जनसंख्या नियंत्रण एवं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इन दोनों समस्याओं के निदान हेतु विश्व स्तर पर अभिनव प्रयास ये आप देखते हैं कि हो रहा है। भारत विश्व में उन देशों में है जहाँ खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपज बेहद कम है। यहाँ अमीर वर्ग, मध्यवर्ती किसान और व्यापारी की ही उपयुक्त भोजन प्राप्त कर पाते हैं। शेष ग्रामीण और आप देखेंगे मजदूरों, लघु कृषकों, आदिवासियों, मध्यवर्गीय लोगों के समक्ष अन्न की समस्या सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपके संपादकीय पाठ की। किसकी? संपादकीय पाठ की। आप लोग पढ़ते रहिए। ये बढ़ती आबादी के कारण ही दुनिया भर में तेल, प्राकृतिक गैसों, कोयला आदि ऊर्जा संसाधनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। ये भी बता सकते हैं, जो भविष्य के बड़े खतरों का संकेत है। भले ही हम तेज विकास को लेकर गर्व करते हैं, पर यह सच है कि दुनिया भर में भुखमरी का गंभीर संकट मंडरा रहा है। अर्थशास्त्री अमृत सेन ने कहा कि अकाल और खाद्य समस्या का मुख्य कारण सिर्फ खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं बल्कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी इसके पीछे मूल कारण है। वहीं एक आकलन के अनुसार पूरी दुनिया में 30% अनाज बर्बाद हो जाता है। किसान भी आबादी के अनुपात में अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? आपकी क्या राय है? आप लोग बता सकते हैं। देखिए, बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग मेहनत करिए और डेली अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहिए। मेरे लिए कोई भी सवाल है, आपका सुझाव है तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।